नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज संगीत का ये दूसरा क्लास है। और पहले क्लास में इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार याद दिला दे आपको संगीत के परिचय के बारे में। भाई, संगीत है क्या, फिर हम लोग देखे थे वहां पे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसमें विभिन्न मतों की बात कर ले, कुछ हिंदू मतों के ऊपर में, कुछ फारसी मतों के ऊपर में, और जो आज मॉडर्न टाइम में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, वो क्या मानते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर में भी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखेंगे संगीत का आज का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे आप स्टेट पेपर 1, चाहे पेपर 2, या फिर आप बीपीएससी शिक्षक, या फिर टीजीटी पीजीटी, किसी भी स्टेट में आप म्यूजिक पढ़ रहे हैं, 12th के लिए म्यूजिक पढ़ रहे हैं, वहां आपके आज के क्लास से 1 से 2 अंक पक्के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लें। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। अब तक संगीत के संदर्भ में हम लोग देखे मत कि कौन क्या माने, लेकिन अब हमको वो 7 सुरों के ऊपर में देखना है। सब लोग जानते हैं शुद्ध जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन? सा होंगे, रे होंगे, ग होंगे, म होंगे, प होंगे और ध होंगे और एक नी होंगे। ठीक है, ये 7 शुद्ध स्वर है। तो कुल स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। इस 12 में से 5 विकृत होते हैं, जिसमें 4 कोमल और 1 आपका तीव्र मा हो जाएंगे, और 7 आपके शुद्ध, कुल मिला के 12। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा बढ़िया से। हमारे यहाँ संगीत, आप लोग बेसिक बात ये भी जानना है, आगे आपको डीप पढ़ाएंगे कि भारत में अगर हम संगीत की बात कर लेंगे तो हमारा जो संगीत है ना, वो 2 वर्ग में बटा हुआ है। एक तरह से एक उत्तर भारतीय संगीत और एक आपका दक्षिण भारतीय संगीत। ठीक है, तो उत्तर भारतीय संगीत में कुल स्वर 12 माने जाते हैं, शुद्ध और विकृत लेके। परंतु दक्षिण भारत में, ध्यान सुनेंगे, मूलतः 12 ही हैं, लेकिन कई एक ही स्वर के अलग अलग नाम देके इस तरह से 16 स्वर माने जाते हैं। तो दक्षिण भारत से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जब भी प्रश्न आए तो ये आपको 12 टिक आउट करना। हाँ, लेकिन अलग अलग मत आएंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि किन के हिसाब से कौन सी मत। अभी बेसिक समझिए, यहाँ पे जो 7 स्वर होते हैं उसमें मानना है कि इस स्वर की उत्पत्ति अलग अलग पशु पक्षियों से हुई है। तो मेन टाइटल आज का है आपका कि संगीत के विषय में पशु पक्षी से संबंधित मत। ठीक है, अब ये पशु पक्षी से संबंधित मन मानते कौन है? तो ये मानते हैं पंडित दामोदर। 1 नंबर का सवाल ऐसे ही आ जाएंगे, संगीत के विषय में 7 सुरों की उत्पत्ति के संदर्भ में पशु पक्षी का मत किसने दिया, ये किसी भी तरह का आएगा तो ये याद रखेंगे, पंडित दामोदर जी ने। ठीक है, पंडित दामोदर जी। आगे चल के बताएंगे पंडित दामोदर की राग दर्पण, उसके बारे में बहुत सारे कुछ पढ़ने हैं, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास से पहले आपको क्या पढ़ाना, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम जान रहे हैं, आपको तैयारी एकदम तरीके से कराएं। ठीक है, तो पंडित दामोदर जी ने संगीत की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के साथ साथ, यहां पे देखेंगे बढ़िया से, ब्रह्मा के साथ साथ 7 स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों से भी माना है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भी कि हिंदू मत के अनुसार संगीत की उत्पत्ति, सृष्टि की जब रचना ब्रह्मा ने किए हैं, तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के साथ साथ संगीत के भी रचना किए थे। और वो संगीत किनको दे दिए थे? तो वो संगीत दे दिए थे शिव जी को दिए थे। फिर शिव जी ने किनको दे दिए? सरस्वती को, सरस्वती ने इसे नारद को, नारद ने गंधर्व को, ऐसे करके हम लोग देखे थे। तो यहाँ कहा जाता है कि पंडित दामोदर ये ब्रह्मा के साथ साथ जो है वो कहते हैं कि जो 7 स्वर होते हैं, उन स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों की ध्वनि से ली गई। ठीक है, उसी से बना। अब कौन से, यहां से सवाल आएंगे कि जैसे रे है, वो कौन से पशु पक्षी से बने हैं, या फिर गंधार है, वो कौन से बने हैं, ये आपको याद रखने पड़े। ठीक है, आपके लिए एकदम हाईलाइट करके लेके आए हैं। देखिए, जैसे स है, इसको हम सड़ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सड़ज। अब धीरे धीरे आदत डालिए लीजिए, सड़ज कहना, रे को ऋषभ कहना सीखिए, ग को गंधार कहना सीखिए, म को मध्यम कहना सीखिए। ठीक है, प है इसको पंचम कहते हैं, ध है इसको धैवत कहते हैं, नी है इसको निषाद कहते हैं। अभी एक एक बार आज के क्लास में आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आपका चतुष चतुष षडज मध्यम पंचमा वाला जब श्लोक आएगा, तब धीरे धीरे आपको ये सब में आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो सारे गामा पधनी कहना बड़ा आसान होता है,
ठीक है। लेकिन अब आप सीखेंगे ये, चूंकि प्रश्न आएंगे सरस से, सरस के कुल कितनी श्रुतियां होते हैं, सरस ग्राम में, मध्यम ग्राम में, ऐसे करके भी आएंगे आपको। तो सा को ही क्या कहा जाता है, सरस कहते हैं, ठीक है। रे को ही क्या कहते हैं, ऋषभ कहते हैं। ग को क्या कहते हैं, गंधार कहते हैं। म को क्या कहते हैं जनाब, मध्यम कहते हैं। पा को क्या कहते हैं, पंचम। और ध को क्या कहते हैं, धैवत। और नी को क्या कहते हैं, तो निषाद। अब आपको समझना है सरस जो है वो कौन से पशु पक्षी से है भाई, तो मोर से। मोर तो आप लोग देखे होंगे। आप बताइए, मोर और पक्षी है, बताइए राष्ट्रीय पक्षी है या आपका राजकीय पक्षी है, क्या है और कहाँ का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। मोर, ये मोर से बना है आपका सा, ठीक है। और उसी तरह से ध्यान सुनेंगे, बैल आप लोग देखे होंगे, कई जगह पे बैल भी मिलेंगे, चातक। जहां जो जो चीज आपको विवादित टाइप के है सब एकदम संशोधन करके आपको हम यहाँ पे देते हैं नोट्स में। यहाँ देखिए कई जगह धैवत पढ़ लेते हैं बच्चे, मेढक, और आता है घोड़ा, गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो सारी बातें जहां विवादित है सबको आपको एक साथ यहाँ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो रे की उत्पत्ति अगर चातक रहे तो चातक मारेंगे, अगर चातक नहीं दिया हुआ है तो आप बैल भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऋषभ, ठीक है, ऋषभ आप कर सकते हो वृषभ। वृषभ मतलब क्या होता है जनाब, बैल होता है। ऋषभ, ऋषभ किसको कहते हैं, रे को कहते हैं, ठीक है। और ऋषभ कह देंगे वृषभ, वृषभ माने बैल, ठीक है। तो ये होगी आपका। उसके अलावा ग गंधार, गंधार से आपका बकरा ध्यान रखेंगे, बकरा से गंधार की उत्पत्ति हुई है। गंधार स्वर किसको कहते हैं, ग को कहते हैं, ठीक है। तो बकरा से क्या बना है, तो ग यानी गंधार। इसके अलावा आपके देखें हम तो मध्यम कौवा, याद रखेंगे, कौवा से मध्यम, मध्यम किसको कहते हैं, म को कहते हैं। एक दो बार आप लिखेंगे तब आपको जाके याद होगा, बढ़िया तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और इस नोट्स को वीडियो प्ले कर करके आप आंखें एकदम एक बार अपने आंख में स्मरण कर लीजिए, ठीक है। सोचिए ये सब बंद कर करके, और फिर आप एक पेंसिल, आजकल के वो क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, एक स्लेट टाइप का आता है, 100 रुपया के आसपास में आपको मिलेगा, ठीक है। 100-105 रुपया में मिल जाएंगे आपको स्लेट। उसमें पेन होते हैं, डिलीट किया जाता है पेज, उसके भी पन्ने की बर्बादी से आप बचते हैं, पर्यावरण उसको पॉल्यूशन करने से बचते हैं, वो ले लीजिएगा। और उस पर बार बार आप स्मरण जो भी करेंगे लिखेंगे, लिखने से ज्यादा याद होगा। कहते हैं ना कि कितना भी विद्वानों के बीच आप रह लीजिए, ठीक है, और कितना भी विद्वानों से आप ट्रेनिंग ले लीजिए, जब तक कलम नहीं उठाओगे, समझ रहे बात ना, ज्ञान ही नहीं होगा। ये लिख लो आप कि आपको कलम उठाने पड़ेंगे। केवल सोचते हैं कि एमसीक्यू लगा लेने से यूट्यूब पे केवल, या फिर किसी का बढ़िया बढ़िया क्लास देख लेने से, सुन लेने से, समझ लेने से आपको वो याद रहेंगे, नहीं याद रहेंगे। उसके लिए आपको कलम उठाने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना पॉसिबल हो। अभ्यास बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप उसको लिखेंगे, लिखने के बाद याद करेंगे, बीच बीच में भूलाएंगे, तब जाकर के आप अगर सामान्य भी बच्चा होंगे तो आप तेज बच्चे की कैटेगरी में होंगे। और यदि आप तेज बच्चे भी होंगे, अच्छे आईक्यू के होंगे, अच्छे बुद्धि वाले होंगे आप, ठीक है, लेकिन अगर ये अभ्यास करना अगर छोड़ दोगे ना भैया, तो आप मध्यम बुद्धि के हो जाएंगे, सामान्य बुद्धि में आ जाएंगे। तो आपको उठाना पड़ेगा कलम, लिखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। चलिए, तो प की बात कर लेंगे, तो ये कोयल, कहते हैं ना पीहू पीहू बोले ले कोयलिया, गाना सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो प की उत्पत्ति, प किस पक्षी से हुई है, तो कोयल से, ठीक है। इसको प को क्या कहते हैं, पंचम कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम ध याद रखेंगे, इसको दैवत कहते हैं। और ध की किस से उत्पत्ति हुआ है, तो ये मेढक से, या कई जगह पे घोड़े भी रहते हैं, तो आप दोनों याद रखेंगे, चाहे वो घोड़े रहे, घोड़ा रहेगा तो ऐसे ही आप धैवत समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगर मेढक भी रहे तो आपको धैवत करना। और हाथी को, हाथी से उत्पत्ति हुआ है नी की, ठीक है। हाथी से नी की, इसको क्या कहते हैं, नी को निषाद कहते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे, 1-2 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास करिएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे देखें, गायन वादन तथा नृत्य की त्रिवेणी को संगीत कहते हैं। पिछले क्लास में बताएं कि गायन वादन नृत्य के त्रिवेणी के संगीत कह लो, या फिर इसके जगह लिख देंगे कि समग्र रूप के क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं, समग्र रूपों को संगीत कहते हैं, या फिर गायन वादन नृत्य तीनों के मेल को संगीत कहते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, इजी मोड में लगे, आप उसको लिख सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ हम लिखे हैं, ठीक है, वो तो पिछले दिन भी बताए थे। यहाँ पे संगीत, संगीत,
सन का मतलब याद रखेंगे संगत वादन के साथ होता है, ठीक है। और गी मतलब गीत, और त का मतलब तटकांड, तत्कांड इसी को कहते हैं नृत्य, ठीक है। तो ये होगी आपका त का मतलब तत्कांड, और गी का मतलब आपका गीत, और सन का मतलब क्या होगा, तो संगत वादन के साथ में होगा, ठीक है। चलिए, वादन के साथ में जो भी आप संगत, तबले पे, हारमोनियम पे, ठीक है, जो भी। अब आपको इंपॉर्टेंट है ध्वनि, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी क्लास में आपका हम एक सीरीज खत्म कर लेंगे, बस 10 मिनट और आप 5 मिनट 10 मिनट बने रहेंगे, आज के सेशन आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर छोटे छोटे अगले वीडियो में आपको देंगे, ताकि आपको हार्ड ना लगे कि 50 मिनट हम आपको कह रहे हैं, 40 मिनट। अब यहाँ ध्यान सुनिए, अब ध्वनि आपको जानना है, ध्वनि होता क्या है। तो देखो, ध्वनि कहते हैं किसको, जो भी आप सुन पाते वही तो ध्वनि है, जो आप सुन ही नहीं पाते हैं तो वो ध्वनि कैसे। कहते हैं कि जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। कितना एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, आप एकदम याद कर सकते हैं, एक बार रटो, स्मरण करो आप, कि जो कुछ भी हम कानों से सुन पाते हैं, भाई सुनते हैं किससे, जीभ से, मुंह से, हम सुनते हैं कानों से। तो जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं वो क्या है, ध्वनि। लेकिन यहाँ पे ध्वनियां अलग अलग टाइप के, कुछ तो ध्वनि आपको काफी अच्छे लगते होंगे, लेकिन कुछ तो ध्वनिया से आप उब जाते हो, लगता है ये ध्वनि से एकदम पागल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्वनिया जो है वो मुख्य रूप से अगर हम बात कर लेंगे, तो ध्वनियों का आधार होता है उसका कंपन, उसका आंदोलन। ध्यान से सुनेंगे, ध्वनि का आधार क्या होता है, तो कंपन या फिर आंदोलन। अब ध्यान सुनेंगे, अगर कोई कंपन नियमित होता है, बात समझिएगा, यदि कोई कंपन नियमित होता है तो वो अच्छा स्वर होगा, ठीक है, एक चाल में चले। अच्छा, गाना गाते हो तो संगीत में याद रखेंगे, जब हम गायन की बात करते हैं तो गायन में, गायन का आधार होता है लय। लय क्यों, पूछो लय क्यों, तो लय क्या होते हैं कि आप जब गाते हो तो लय एक चाल में बसता है एकदम, ठीक है। ये नहीं कि कभी डिम तो डाम कुछ ऊपर नीचे एकदम बहुत तेज यूज, इस तरह से नहीं। तो लय क्या होता है, ताल में एकदम आराम से, एकदम आप समझ सकते हो कि एक चाल में चल रहा है, ठीक है। तो आप गायकी से भटकते नहीं है, तो वो एक तरह से नियमित ही आप समझिए, क्या समझेंगे, नियमित। तो कोई चीज नियमित होगा तो आपको सुनने में वो अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा। लेकिन यदि ध्वनि अनियमित हो जाएगा, उसकी कंपन जो है वो अनियमित टाइप के होंगे, तो वो आपको अमधुर लगेंगे, कर्कश जैसा लगेगा, बेसूरा टाइप का आपको लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुने, जैसे कहीं शोरगुल होता है तो चिल्लाते हैं लोग, कोई ज्यादा, कभी तेज, कोई कुछ तरह से, कोई हुर्रे, कोई हर्रे, कोई कीक, अलग अलग टाइप के साउंड करेंगे, बहुत उसकी जो कंपन है ना वो एक मोड में नहीं रहते। आंदोलन की भी बात कर लेंगे तो वो एक जैसे नहीं रहते। एक मिनट, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि एक चाल में नहीं है, नियमित नहीं है, तो वो आपको अनियमित हो गया, और अनियमित कंपन आपको मधुर नहीं लगेंगे, अमधुर लगेंगे, या फिर आप उसको कर्कश कह लीजिए, या फिर आप उसको बेसुरा कह लीजिए। तो ध्यान सुनेंगे, ये ध्वनि कहते किसको है, तो जो हम कानों से सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का आधार क्या होता है, तो ध्वनि का आधार कंपन होता है। और ध्वनि जो होते हैं उस दो तरीके से आप देख सकते हो, कुछ कंपन जो होते हैं वो नियमित होते हैं, कुछ कंपन अनियमित होते हैं। तो जो नियमित होते हैं वो सुनने में मधुर लगता है, कानों को अच्छा लगता है, ठीक है। और अनियमित जो होते हैं वो मधुर नहीं लगते हैं, अमधुर कह लो, या कर्कश ध्वनिया कह लो, या फिर बेसुरा, ठीक है। जब घर में लड़ाई होता है, चिल्लाते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं, वो उसको बोलते हैं, उसको तो कहते हैं ना एकदम कर्कश कैले, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, अब हम नाद किसको कहते हैं, नाद से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी मधुर ध्वनि होता है उसी का हम संगीत में प्रयोग करते हैं। कभी भी संगीत अगर बजता है, सुनते हो, गाते हो, तो बताइए आप उससे उबते हो नहीं, अच्छा लगता है, कानों को काफी प्रिय लगता है। तो एक चाल में उसमें चलते हैं, और मधुर ध्वनि होते हैं, नियमित कंपन उसमें होते हैं, उसको हम कहते हैं नाद। तो संगीत में जो मधुर ध्वनि का प्रयोग होता है, यानी मधुर ध्वनि ही एक तरह से संगीत उपयोगी ध्वनि, तो संगीत उपयोगी ध्वनि को ही क्या कहते हैं, नाद। सेम क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से आएंगे आपसे, कि संगीत में मधुर ध्वनि को, संगीत उपयोगी ध्वनि को क्या कहते हैं। आपसे प्रश्न आएंगे संगीत उपयोगी ध्वनि को, ये वर्डिंग पे जोर देंगे, आपका 1 नंबर पक्का होगा, ठीक है। संगीत में संगीत उपयोगी ध्वनि को ही नाद कहते हैं। ये किस तरह का ध्वनि होता है, तो ये ऑलरेडी मधुर ध्वनि होते हैं। क्लियर है यहां तक, चलिए
ये याद रखेंगे। आपको ये वाली बातें नहीं पढ़ना, संगीत में इसका कोई महत्व नहीं है। केवल महत्व आपका है नियमित कंपन हो, मधुर लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। अब नाद के प्रकार, नाद के लक्षण, यहां से सवाल आपके आते। चलिए अब यहां ध्यान से सुनेंगे बात को। इसमें अब डिपेंड है भाई आंदोलन। आंदोलन क्या है, तो आप जान रहे हो कि वह नियमित कंपन जिसके द्वारा संगीत उपयोगी ध्वनि उत्पन्न हो, उसी को ही हम लोग उसे ही क्या कहते हैं, तो आंदोलन कहते हैं। वह नियमित कंपन जिसके द्वारा संगीत उपयोगी ध्वनि उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, तो नाद कहते हैं जनाब। अब ध्यान से सुनेंगे। नाद की बात अगर हम कर लेंगे, नाद से काफी सारे आपको प्रश्न अभी आपको कराएंगे और 4-5 मिनट और लगेंगे, खत्म हो गया इसकी सीरीज। बताइए, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जो कर्ण प्रिय हो, कानों को काफी प्रिय लगता है, जो नियमित स्थिर आंदोलन द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे नाद कहते हैं। ये तो नाद की अलग अलग डेफिनेशन है, आप सिंपल याद भी कर सकते हो। नाद क्या है, तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। वो काफी अच्छा है, लेकिन और भी लिख दे रहे हैं कि संगीत उपयोगी में इसमें कौन ध्वनि होते हैं, मधुर ध्वनि कह लो या फिर आप कर्ण प्रिय ध्वनि कह लो, ठीक है। जो नियमित आंदोलन द्वारा, ठीक है, वो उसकी जो आंदोलन है वो एकदम नियमित है, उसके जो कंपन वगैरह है, तो उससे उत्पन्न को क्या कहेंगे, हम नाद कहें, ठीक है। आप इतनी लाइनें याद नहीं रहते तो याद रखो कि संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं, याद रहेगा, या मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में प्रयोग होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, ठीक है। अब ये नाद दो तरह के हैं, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद, ठीक है। अच्छा, आहत नाद क्या है, देखिए यहां लिखे हैं, आहत नाद वे नाद होते हैं जो आघात करने से उत्पन्न होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं तबला, तो तबला पे हम हाथ से बोल बजाते हैं, वहां पे तो वहां पे हम तबले की जो पूड़ी होती है ना, तो उस पूड़ी पे, पूड़ी किसको कहते हैं, आप धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसमें लौ चाटी सारी कुछ आपको मैदान वगैरह दोनों तबले के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी धीरे धीरे करके। तो आप बेसिकली समझिए कि तबले के जो ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है, तो उस पे हम लोग बोल बजाते हैं, ठीक है। तो बजाते हैं तो उस पे हम आघात करते हैं, ठीक है, इसे पीटते हैं, तो उसको ऊपर आघात करेंगे तो जो ध्वनि उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उसको आहत नाद कहते हैं। कौन सी नाद कहते हैं, आहत नाद, ठीक है। आप ढोलक पे बजा रहे हो, तबले पे बजा रहे हो, सितार पे, कुछ पर भी अगर आप आघात करते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होगा वो ध्वनि कैसा होगा, मधुर होगा, संगीत में प्रयोग होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका, याद रखेंगे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आहत नाद। कौन सी नाद, आहत नाद। अच्छा, जैसे तैसे उसको बजाएंगे, कभी कस के मारेंगे, कभी धीरे मारेंगे, ना सुर ताल कुछ की जानकारी है नहीं, डिम डाम पिटले हैं, तो कभी कभी आपको जब वो नियमित नहीं कंपन होगा तो वो आपको खराब भी लगेगा, वो आपको कर्कश ध्वनि भी लगे, तो उसको संगीत नहीं कहेंगे। तो तरीके से बजाएंगे ना, तरीके से बजाएंगे, नियमित चाल में रहेंगे, नियमित कंपन होंगे, वो मधुर ध्वनि होगा। जब मधुर ध्वनि होगा, संगीत में उपयोग होगा, और जो संगीत में प्रयोग होगा उसे ही नाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ नाद दो तरह के होते हैं, आहत और अनाहत। तो ये तो हो गए कि आघात करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं आहत नाद होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो आघात किए बिना वो ध्वनि उत्पन्न होते हैं, इस आहत नाद कहते हैं उसको। आहत नाद कौन सी नाद है, बढ़िया से सुनिएगा, कि जो स्वयं के अंदर से उत्पन्न होते हैं, ध्यान सुनेंगे, जो ध्वनि स्वयं के उत्पन्न से होते हैं उसके लिए कहीं आघात पीटने पाटने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको आहत नाद सुनना है तो कुछ नहीं करिए, अभी आप क्या करिए कि एक कान में अपना उंगली ऐसे डालिए, कान में उंगली डालने पर कुछ देर रुक जाइए वीडियो पॉज करके, और आप देखिए उसको कि अंदर से कुछ ध्वनि कंपन आ रहा है। देखिए आप इसको एक बार, कुछ तो आपको वाइब्रेशन टाइप के कंपन जैसा आपको लगेगा, तो वो जो ध्वनि है, ठीक है, स्वयंभू उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं हम आहत नाद, ठीक है। लेकिन आहत नाद संगीत में प्रयोग नहीं होते, केवल संगीत में प्रयोग कैसे होते हैं, तो आहत नाद। अनाहत नाद संगीत में प्रयोग नहीं होंगे, केवल प्रयोग होंगे आपके आहत नाद। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार आपको बोले, संगीत में उपयोग, जो संगीत उपयोगी जो ध्वनि होते हैं उसे ही हम नाद कहते हैं। नाद कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। यही प्रश्न आएंगे कि नाद के कितने प्रकार हैं, तो नाद के दो प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद, ठीक है। ये समझ गए कि नाद में मधुर ध्वनि का प्रयोग होगा, नाद में क्या होगा, मधुर ध्वनि का। इसमें जो कंपन होंगे आपके नियमित होंगे, स्थिर होंगे, समझ गए बात।
तो यहां से प्रश्न नहीं आएंगे, ये तो ऐसे हम आपको जानकारी के लिए लिख दिए कि मधुर ध्वनि होंगे, नियमित होंगे और स्थिर होंगे, तब जाके वो नाद होगा। अब यहां से प्रश्न आपके आएंगे, बढ़िया से सुनिएगा बात को, कि नाद की विशेषताएं बताएं। तो नाद की मुख्यतः 3 विशेषता है, यहाँ हाईलाइट करके लिखे हैं। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन और नाद की जाति अथवा गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे कि नाद के विशेषताएं कितने होते हैं। तो नाद के विशेषता लक्षण अगर कहेगा तो 3 होते हैं, ठीक है। एक पहले नाद के ऊंचाई और निचाई, जैसे हम सा है, रे है, या फिर आपका ग है, म है, ऐसे होता है ना। तो सा के बाद हम आगे रे बटन जैसे ही दाबते हैं, ऋषभ, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊंचा स्वर लगता है, ठीक है। अगर ग वाला बटन हम दाबेंगे तो ग दबाने पे, प्रेस करने पे क्या होगा कि रे की अपेक्षा जो है थोड़ा सा ध्वनि और ऊंचा जाएगा। और अगर हम ग से सीधा सा दाबे, ठीक है, ग सा, तो ये क्या हो जाएगा कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा। यही ऊंचाई निचाई है नाद की, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो नाद की ऊंचाई निचाई अभी हम आराम आराम से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा डेटा होगा तो और इसको बढ़ाएंगे। ये हो गया नाद की ऊंचाई निचाई। नाद का छोटा और बड़ापन, जैसे ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे, इसको आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे सा धीरे बोलना या फिर तेज बोलना, वही शुद्ध एक सप्तक में जो 7 स्वर होते हैं, तो ये सब शुद्ध स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कई बार देखेंगे सा को आप धीरे से भी आप प्रेस करेंगे तो साउंड हल्का निकलेगा, और अगर सा को एकदम तेज प्रेस करेंगे, लॉन्ग टाइम तक उसको प्रेस करके रखेंगे तो ध्वनियां थोड़ा सा तेज निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, रे को हल्का छुएंगे, हल्का टच करेंगे तो हल्की ध्वनियां निकलेंगे, और अधिक कस के प्रेस करेंगे तो थोड़ी बोल्ड, एकदम टाइट आवाज निकलता है। तो ये हो गया नाद का छोटा बड़ा पन, ठीक है। सा को धीरे से बोलना, सा या रे या कोई भी साथ में से उसको स्वरों को धीरे से बोलना या फिर उसको तेज बोलना, ठीक है। ये होगी आपका नाद का छोटा बड़ापन। अब होता है नाद की जाति अथवा गुण। इससे हम पता करते हैं कि वह ध्वनियां किसकी है, ठीक है, मेल के है या फीमेल के है। ये होगी आपके नाद की ऊंचाई तथा जाति और गुण, ठीक है। महिला गाती है तो उसके आप ध्वनि से पकड़ लेते हो कि स्त्री के है या फिर पुरुष के है, ठीक है। किस तरह के लोग गाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, ये आवाज बुजुर्गों की है। तो प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न पूछेगा कि वह नाद जिससे ध्वनियों की पहचान की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे नाद की कौन सी विशेषताएं हैं, तो वो होंगे नाद की जाति अथवा गुण, ठीक है। तो ये नाद की 3 विशेषताएं, इसको रट लो, 1 नंबर के सवाल आते ही आते हैं भाई मेरे, ठीक है। नाद की विशेषताएं कितने हैं, तो नाद की विशेषताएं 3 है। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का जाति अथवा गुण। सभी बातों को आप आराम से लिख लीजिएगा। और एक बात और, जो लोग चाहते हैं कि कंप्लीट रूप से हम नोट्स ले लें, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं करना है। आपको नोट्स के लिए आपको थंबनेल पे भी दिखे होंगे, अगर केवल एमसीक्यू का सेट लीजिएगा तो आपको 500 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दिए जाएंगे, और 500 कर लेंगे तो इतना मान के चलिए कि जितना भी यहाँ पे टॉपिक संगीत में है, चाहे वो घराना से रहे, चाहे वो आपका संगीतज्ञों से रहे, उनके जीवनी से रहे, ठीक है। इसके अलावा आपका थाट से हो, राग से हो, बहुत सारे सांगीतिक ग्रंथ है, जैसे बृहददेशी है, संगीत रत्नाकर है, ठीक है, बहुत सारे हैं, दर्पण वगैरह है, दामोदर जी का, बहुत सारे जितने भी संगीतज्ञ हैं उनके घराने उराने से लेकर के तमाम ताल के बारे में आपको मिलेंगे जानकारी। बहुत सारे कितने टॉपिक्स हैं, हमें आपको एक बार में बोल नहीं सकते हैं। तो सारे आपका टॉपिक से वो चीज 500 एमसीक्यू लगा लेने के बाद वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप केवल एमसीक्यू लेते हैं तो आपको 99 रुपया बस पे करना है, और चाहते हैं कि इस तरह से जो हम आपको इसे आपको नोट्स से आपको बता रहे हैं, तो ये नोट्स भी आपको एक साथ कंप्लीट दे दें। आप जल्दी जल्दी एक बार, अगर हाल में ही तैयारी करना है, एग्जाम है तुरंत, तो या फिर आपको खुद से सेल्फ स्टडी भी करना है, ये नोट्स आपको रखना है, तो इसके लिए आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम नोट्स भी ले, ठीक है, नोट्स भी ले, 1 मिनट, और प्लस एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू वाला भी ले, तो आपको 199 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसके बाद कहीं ऐप पे कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी। लगभग सारे टॉपिक क्लियर आपके हो जाएंगे, आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप बना पाएंगे।
ठीक है, सब चीज डीप में रहेगा, ऐसा नहीं कि हल्के हल्के। केवल जो एमसीक्यू लेना चाहते हैं वो 99 रुपया पे करें। पे कहाँ करना है, मेरा नंबर आप लिखिए 88253765 और 51। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। कोई तरह के आपको डाउट लग रहा है पूछ भी सकते हैं, कॉल करके बात भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको लेना है तो आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। पेमेंट करने के बाद फोन पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। उससे पहले आप अच्छा रहेगा कि कुछ बात कर लीजिएगा, हमेशा आपको जवाब मिलेगा। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। तो ये हो गया आपकी नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण। अब हम लोग नाद की ऊंचाई नीचाई सब थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, ये अगले दिन देखेंगे और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो पहले आज हम आपको रटा देते हैं ताकि आप भूल जाएंगे अगले दिन, तो फिर एक बार याद दिलाएंगे। तो चूंकि ये क्लियर होना चाहिए, यहां से भी सवाल आपके आते हैं, ठीक है। जैसे हम आंदोलन संख्या के ऊपर में बात करें कि आंदोलन पे डिपेंड करता है, तो आप ये सातों स्वर के आंदोलन संख्या ध्यान रखेंगे। जैसे सा की जो आंदोलन संख्या होते हैं वो 240 होंगे, रे की आंदोलन संख्या 270 और गा की आंदोलन संख्या आपका 300। यहाँ पे आपका लगभग 30 जो है वो बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे आपका 20 बढ़ेगा। माँ की आंदोलन संख्या 320, पा की आंदोलन संख्या आपका यहाँ पे अब 40 बढ़ जाएगा, पा की आंदोलन संख्या 360, ध की आंदोलन संख्या 405 और नी के हो जाएगा आपका 450। ठीक है, एक बार आप इसको आराम से देखेंगे, रोक के लिखेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे कि मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी है, ठीक है, धैवत की आंदोलन संख्या कितनी है, तो आपको लिखना होगा, ठीक है, आपको समझना होगा। आप कहीं भी एक बार पढ़ लीजिए, उसको एक बार हटा दीजिए और अपने से लिखिए कि सा की आंदोलन संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सा है, रे है, ग है, म है, पा है और आपका धा है और नी है, ठीक है। अब किसकी संख्या, तो ये 240 होगा, रे 270 होगा, फिर 30 बढ़ जाएगा 300 होगा, फिर 20 बढ़ेगा तो 320 होगा, फिर 40 बढ़ेगा तो 360 होगा, फिर 405 होगा और फिर 460 होगा। ऐसे आप 1-2 बार लिखेंगे, लिखने से ही आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे। अच्छा, जाते जाते एक बार और कहेंगे, लाइक जरूर देंगे, आपका लाइक बहुत कम रहता है।